क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट एम आर डी शर्मा का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 18 है। इफ ए बी सी आर इन ए पी, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। हमको बताना अगर ए बी सी ए पी में है तो आप बताओ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको पहले डेल्टा के इक्वल ले लो, डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2b, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2c। ठीक है, अब देखो अगर ए बी सी ए पी में है, अगर 3 नंबर्स ए पी में हो तो क्या होता है, अगर 3 नंबर्स ए पी में हो तो क्या रिलेशन बनता है, हमारे पास रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर कोई 3 नंबर ए पी में है तो हमारे पास रिलेशन ये बनता है ना कि सेकेंड टर्म का 2 टाइम्स करो और फिर इन दोनों को ऐड कर दो, यही बनता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप देखो हम क्या करेंगे, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम 2 जीरो कैसे बनाएं, तो आप क्या करो, अब देखो हम जो भी करेंगे ना रो में करने वाले हैं। ये हम कैसे पता किया कि जो भी हम करेंगे रो में करेंगे, क्योंकि आप सोच के देखो अगर आप कॉलम में करते हो, अगर आप जैसे इसको इससे माइनस कर दिए, इसको अगर इससे माइनस या फिर इससे माइनस कर, किसी से भी माइनस करो, अगर इसको इन दोनों में से किसी से भी माइनस करो तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2a और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे 2a माइनस 2 आ जाएगा या फिर 2a माइनस 3। तो आप ऐसा सोच के देखो ना, 2a माइनस 2 क्या ही फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे पास बेसिकली रिलेशन तो ए बी सी में है ना, तो इसलिए हम रो वाला काम करेंगे कि अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो रिलेशन हमारा बन जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो और इसको इससे माइनस कर दो। मैंने क्या बोला, इसको इससे माइनस कर दो और इसको भी इससे माइनस कर दो। अगर हम इसको इससे माइनस करते तो बात बनेगा नहीं। आप ऐसा करो कि ऐसा मत करो, रुक जाओ, अगर ऐसा नंबर अगर ए बी सी ए पी में हो तो और भी और क्या होता है कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, मतलब इसको इससे माइनस करो b माइनस ए, ये इक्वल होगा इसको इससे माइनस करो c माइनस ए के। अगर ए पी में है तो क्या होगा कि अगर आप इस सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करो, दैट इज इसको इससे माइनस करो, b माइनस ए इक्वल होगा इसको इससे माइनस करो c माइनस बी। ठीक है, तो हम ना c माइनस बी बनाएंगे। c माइनस बी कैसे बनाएंगे, c माइनस बी और b माइनस ए। आप देखो ना c माइनस बी कैसे बनेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो c माइनस बी बनेगा। अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे, आप देखो ना माइनस, अच्छा हम करके दिखाते हैं आपको, सीधा आप अप्लाई कर लो। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या करो, यहाँ पे रहने दो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। अब देखो यहाँ पर इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो और इसको इससे माइनस करो। ठीक है, करो आप, फिर आपको आइडिया लगेगा। आप पहले करो, फिर अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया ना कि हम इसको इससे क्यों कर रहे हैं, आप देखो हम ना यहाँ पे c माइनस बी बना रहे हैं। c माइनस बी कैसे बन रहा है, तो c माइनस बी, इसको इसमें माइनस करें तो c माइनस बी बन जाएगा ना, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे इसको इससे माइनस करें क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए बन जाए। और हम जानते हैं कि b माइनस ए और c माइनस बी अलग अलग नहीं है, सेम ही है, इसलिए। ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं लगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी करेंगे ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब करो अप्लाई,
क्या बोला कि इसको मतलब इसको इससे माइनस करो। अब देखो ये है R3, ये है R2 और ये है R1, इसको इससे माइनस करना, मतलब R3 को R2 से माइनस करना है एंड R2 इसको इससे माइनस करो, मतलब R2 को R1 से माइनस करो। ठीक है, तो डेल्टा क्या बन जाएगा? अब देखो R3 और R2 में चेंज हो रहा है, R1 तो एज इट इज आएगा, तो R1 को एज इट इज लिख दो, x+2 x+3 x+2a। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट R3 पहले जो है वो पहले हो रहा होगा। अगर R3 में अगर ये चीज़ ऐसा पहले लिखा हो ना तो मतलब पहले होगा, मतलब पहले R3 को आप R2 से माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, तो x+4 R3 - R2 का मतलब क्या होता है कि ये है ना R3, ये है R3, तो आप R3 का फर्स्ट एलिमेंट लो दैट इज x+4, फिर बीच में माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R2 में, क्योंकि R2 से माइनस कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 में दैट इज x+3, तो ये हो जाएगा x+4, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, -x -3, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 4 - 3 1 यहाँ पे लिख दो। फिर नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है x+5, x+5 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R2 में है दैट इज x+4। ठीक है, फिर आप x+5 आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, -x -4, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 5 - 4 1 1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है x+2c, फिर माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो R2 में दैट इज x+2b, यहाँ पे लिख दो x+2b, तो ये x+2c आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -x -2b, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब देखो हम c - b बनाना चाह रहे थे, c - b बन जाएगा, आप 2 कॉमन करो ना, c - b बन गया, यही तो हम चाह रहे थे कि 2c - b बना दिया हमने। अब हम यहाँ पे चाहेंगे कि b - a बनाए, तो उसके लिए हमको इससे माइनस करना होगा ना, b फिर -a तभी तो आएगा। नेक्स्ट R2 को R1 से माइनस करो, तो ये है R2, दिस इज R2, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है x+3 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो है x+2, क्या होगा x+3 आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x और -2, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 3 - 2 1, फिर नेक्स्ट इसको इससे माइनस करो, अब देखो x+4 माइनस x+3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो R1 में है, क्योंकि R2 - R1 का, तो R2 का नेक्स्ट एलिमेंट उसका माइनस करो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 में दैट इज x+3, तो ये बनेगा x+4 आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, -x -3, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 4 - 3 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, फिर नेक्स्ट आ जाओ R2 का एलिमेंट दैट इज x+2b माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 में दैट इज x+2a, ये हो जाएगा x+2b आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, -x और ये हो गया -2, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 2b - a, ये आंसर 2 कॉमन, b - a, ये हो गया 2b - a, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता है। अब आप देखो b - a विच इज इक्वल टू c - b, क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर्स AP में हैं, क्या है ये 3 नंबर्स AP में हैं। ठीक है, तो अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये फिर भी इक्वल रहेंगे, अगर हमने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो ये इक्वल रहेंगे। जैसे अगर ऐसा है 4 = 4 है, ठीक है, अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों टाइप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 विच इज इक्वल टू 8 फिर भी इक्वल है। ठीक है, अगर दो नंबर इक्वल है और सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई तुम सेम से कर सकते हो ना, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो वो आपस में भी इक्वल होंगे, मतलब फिर जो आएगा वो भी इक्वल होगा। डेल्टा विच इज इक्वल टू x+2 1 1 x+3 1 1 x+2a। अब देखो हम 2 × b - a की जगह लिख सकते हैं 2 × c - b, क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं सिंस क्योंकि ABC आर इन AP, इसलिए क्योंकि ABC जो था वो AP में था। और अब अपनी प्रॉपर्टी पढ़ेगी, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो आप देखो ये दो, इस डिटर्मिनेंट का ये दोनों रो सेम हो गया तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस ये R1 सॉरी ये R2 ये R3 है,
सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि R2 और R3 आइडेंटिकल था इसलिए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रही है इफ a plus b plus c equal to pi then the value of this determinant is equal। अब देखो इसका वैल्यू 0 आया तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इफ a plus b plus c इक्वल टू पाई देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अगर a plus b plus c जब वो पाई के इक्वल है तो हमको बताना है कि डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करो, इसको डेल्टा के इक्वल ले लो। डेल्टा इक्वल टू साइन a plus b plus c साइन a plus c कॉस c माइनस साइन b 0, ये हो गया tan a कॉस a plus b tan b plus c और ये हो गया 0। ठीक है, अब आप देखो आप ना, जैसे साइन a प्लस सी है, इसको आप सिंगल में कन्वर्ट कर दो। जैसे एंगल में a प्लस सी नहीं, सिंगल आ जाए, या तो b आ जाए या तो c आ जाए या तो a आ जाए। जैसे ये यहाँ पे है ना सिर्फ cos c, एंगल में सिर्फ एक है, बाकी कुछ तो है नहीं। तो बिल्कुल हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि हम हर जगह ना एक बनाएंगे। जैसे यहाँ पे है साइन b, यहाँ पे है tan a, यहाँ पे है cos c, लेकिन यहाँ पे a प्लस c है, b प्लस c है, तो हम ना इसको a प्लस c से क्या करेंगे, हटा देंगे और सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम यूज करेंगे इसका। अब देखो साइन, इसकी वैल्यू साइन हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो सिंगल है, जैसे यहाँ पे कॉस है वो एज इट इज, टेन है इसको भी एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, 0 लग देंगे, और यहाँ पे माइनस साइन भी, यहाँ पे वो भी एज इट इज रखेंगे। अब एंगल में जहाँ सिंगल था वहाँ पे हमने एज इट इज रखा है, बाकी हम इसको करेंगे। अब देखो साइन a प्लस बी प्लस सी, साइन a प्लस बी प्लस सी है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है साइन पाई, सॉरी पाई है, तो हो गया साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है, फिर साइन a प्लस सी। अब देखो a प्लस सी, आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए a प्लस सी का, तो यहाँ से b को इधर लेके आ जाओ, a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन a प्लस सी की चाहिए, तो आप दोनों साइड साइन लगा दो, साइन a प्लस सी विच इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी। ठीक है, अब आप देखो, आपने ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, दैट इज ये होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। मतलब पाई क्या होता है, 180 डिग्री तो होता है, मतलब आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस बी, क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं साइन बी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू। तो आप देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है पाई के बराबर, आपको चाहिए ए प्लस बी, तो क्या होगा, इस सी को इधर लेके आ जाओ, इस सी को इधर लेके आओगे तो ए प्लस बी, और इधर लेके आओगे तो पाई माइनस सी, क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए कॉस ए प्लस बी, तो आप दोनों साइड कॉस लगा दो, कॉस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। और आपने पढ़ा होगा कॉस पाई माइनस थीटा इज, जो कॉस पाई माइनस थीटा होता है ना, ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट,
और सेकेंड में तो कॉस नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव आ गया। अब देखो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको फिर भी। अब देखो ये मान लो ये है प्लेन, ठीक है, यहाँ पर है कोई एंगल थीटा जो कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा है। क्या एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा है, मतलब पाई माइनस थीटा कहने का मतलब यहाँ पे थीटा है, पाई माइनस थीटा कहने का मतलब है कि ये होता है पाई, पाई माइनस थीटा मतलब पाई से थोड़ा सा कम है, मतलब जो भी कम होगा पाई से कम होगा तो कहाँ होगा, यहीं पर होगा। और वो क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस और पाई है तो थीटा आ जाएगा। 190 का इवन मल्टीपल है तो थीटा, उस पर तो हम अभी बात नहीं करेंगे। आप सीधा याद रखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉस पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सी, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस सी, ठीक है। फिर अब हमको टैन बी प्लस सी चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल होता है। यहाँ से हमको बी प्लस सी चाहिए, तो आप ए को इधर भेज दो, शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, ठीक है। आपको टैन चाहिए तो टैन आप दोनों साइड लगा दो, टैन बी प्लस सी विच इज इक्वल टू टैन पाई माइनस ए, टैन पाई माइनस ए विच इज इक्वल टू टैन पाई माइनस ए, टैन पाई माइनस थीटा ये भी होता है माइनस टैन थीटा, ये हो जाएगा माइनस टैन ए। तो यहाँ पे लिख दो माइनस टैन ए। अब देखो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होने वाला है, ये ऑप्शन होगा। अब आप बोलोगे इसका इसका डिटर्मिनेंट जीरो क्यों होगा, इसका इसलिए डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्योंकि ये ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपने पढ़ा है कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कोई भी आप फिर से सुनो, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, लेकिन कब, जब उसका ऑर्डर ऑड हो। तो आप देखो ऑर्डर ऑड है, ऑर्डर 3 है ना, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। अब बोलोगे ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, आपको कैसे पता चला। पहली बात, पहला क्या होता है स्क्यू सिमेट्री में, पहला बात तो ये होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो होता है, तो हमने देखा तो डायगोनल एलिमेंट जीरो था, ठीक है। अब क्या होता है ना कि डायगोनल आपको अगर पहचानना है ना डायरेक्ट, तो आप आराम से सुनो। पहला तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के मतलब डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो था, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो आप देखो डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो था, तो पहला बात तो मान गया। आप ऐसा समझो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक करना है ना, हमको डायरेक्टली बताना है, तो दो बातें माननी चाहिए। पहली बात कि डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम हो, सॉरी डायगोनल का सारा एलिमेंट जीरो हो, पहला बात चेक करा मान गया। दूसरा बात क्या मानना हो चाहिए कि आप देखो ये है डायगोनल एलिमेंट, ये है डायगोनल, ठीक है। अब आप देखो अगर अब हम देखो डायगोनल एलिमेंट अगर हटा दो तो बाकी सेम नजर आना चाहिए, सिर्फ साइन में अपोजिट अपोजिट होना चाहिए। अब देखो साइन भी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ध्यान रहे साइन भी यहाँ पे भी होना चाहिए, साइन भी यहाँ पे भी होना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉस सी तो है, दोनों जगह कॉस सी है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। टैन है दोनों जगह, एक जगह नेगेटिव है एक जगह पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से सुनो कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी डायरेक्ट अगर हमको चेक करना है कि वो मैट्रिक्स जो वो इसकी सिमेट्रिक है, तो कुछ नहीं करते हैं, पहला तो देखते हैं कि क्या सारा उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो बिल्कुल जीरो है, जीरो 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 था, तो इसका सारा डायगोनल एलिमेंट जीरो था। दूसरा हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये डायगोनल एलिमेंट को ऐसे ढक देते हैं, ढक दिया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग में देखते हैं, जैसे टैन है ना, कोस सी, साइन भी, बस साइन में अपोजिट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन भी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कॉस सी, यहाँ पे कॉस सी, यहाँ पे माइनस टैन है, यहाँ पे टैन है।
अगर ऐसा रहता तो भी होता, जैसे यहाँ पे साइन भी माइनस साइन भी, कोस सी माइनस कोस सी, माइनस टेन है, बस साइन अपोजिट रहना चाहिए और एलिमेंट सेम रहनी चाहिए। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं लगाओ तो एक तो आपको पता है ना कि अगर सारा डायगोनल एलिमेंट 0 होगा तो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होने का चांस होता है, जरूरी नहीं, चांस होता है। और अगर ऐसा हो जाए कि डायगोनल एलिमेंट को आप ढक दो और फिर ऐसे एलिमेंट सेम हो जाए, बस साइन में अपोजिट हो, और साइन में अपोजिट हो, और नहीं बोला, होना ही चाहिए अपोजिट, अगर साइन में अपोजिट होंगे तभी स्क्यू सिमेट्रिक हो, वरना नहीं होने वाला, ठीक है। साइन में अपोजिट भी होना चाहिए, डायगोनल के नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट तो इक्वल होने चाहिए और साइन में अपोजिट भी होने चाहिए। जैसे आप देखो साइन भी है लेकिन साइन में अपोजिट भी है, इसी तरह से सबके लिए, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर आपको ऐसे नहीं पता चले कोई दिक्कत नहीं, आप देखो 0 0 तो है ना, तो 0 0 से एक बार चेक कर लोगे क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं बन रहा। अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो आप इसको एक एक वाले लो, आप इस वाले डिटर्मिनेंट ये जो है ना इसको मैट्रिक्स एक एक वाले लो, ठीक है। मैं चेक करने बताता हूँ आपको, देखो 0 माइनस साइन बी माइनस कॉस सी, साइन वे 0 माइनस टेन ए कॉस से टेन ए 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसी का ना डिटर्मिनेंट ये है, ठीक है। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को कब कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये बात मान जाए, कौन सा, कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ये बात मान जाए कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे ए का रो है ना, ये जैसे यहीं पर आप देखो ए का जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो, या फिर जो कॉलम है उसको रो में इंटरचेंज कर दो। हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो वाले को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो जब आप ये रो है ना, ऐसे रो है, आप समझो ऐसे रो है, इसको कॉलम में ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसा है तो ऐसे 0 साइन बी कॉस सी, फिर इस वाली रो है इसको नीचे ऐसे माइनस साइन बी 0 टेन ए, फिर इसको इधर माइनस कॉस सी माइनस टेन ए और यहाँ पे 0। अब आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो। हमको ये दिखाना है कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। माइनस कॉमन किया तो जहाँ पे माइनस है वहाँ तो हट जाएगा और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 था तो उसको हटाए, यहाँ पे माइनस है तो हट जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे माइनस नहीं था तो माइनस लगा दो, माइनस कॉस सी माइनस 10 है और यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखो ये हो गया ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल। तो अब देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव उस एलिमेंट का आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स होगा ए वो इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखो एक बार, ठीक है। तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है अगर उसका ऑर्डर ऑड है, ठीक है। तो आप देख लो एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब हमें बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इस इक्वेशन का लाइज इन द इंटरवल, जो इस इंटरवल के बीच में। तो आप रूट से क्या समझते हो, पहले तो आप बताओ रूट से समझते क्या हो। हम आप कैसे बताओगे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसके रूट्स निकालो, अगर हम अब बोले आप इसके रूट्स निकालो तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 6x स्क्वायर क्या बन रहा है 6x स्क्वायर। अब हम माइनस 5x को
ऐसा ब्रेक करना चाहते हैं कि वो 6x मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 6x² बने। तो आप इसको ऐसा लिख दो -3x -2x। अब देखो -3x -2x -5x, और अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3x × -2 वो बन जाएगा x²। ठीक है, तो इमीडिएट स्प्लिट हो गया। आप -5x की जगह लिख दो -3x -2x विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, ये हो गया x -3, यहाँ से -2 कॉमन x -3 विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x -2 x -3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, एक 2 और एक 3। तो अब देखो ये जो 2 और 3 आया है ना, वो क्या है, 2, 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो 2 और 3 है वो रूट है। अब देखो 2 और 3 जो है वो इसका रूट्स है, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो रूट्स क्या होता है, अगर हम बोले कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, और हम बोल रहे हैं कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर इसका रूट है, कब होगा इसका रूट, अगर आप अल्फा यहाँ पे रिप्लेस करो ना, अगर आप यहाँ पे अल्फा रिप्लेस कर देते हो, अगर यहाँ पे x की जगह अल्फा रिप्लेस कर देते हो और ये 0 के इक्वल आ जाता है, ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो अल्फा जो होगा वो इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, और हमको बताना है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बताने, मतलब डिस्टिंक्ट के मतलब आप क्या समझ रहे हो कि यूनिक। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। जैसे अगर आप इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करो, x² - 2x + 1, इसको आप लिख सकते हो ना x - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगा 1 और दूसरा भी 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे यही बोला है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अगर हम इस इक्वेशन की द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो अगर आप दो, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन रहता द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो उसका आंसर 1 आता। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, आप देखो दोनों सेम था इसलिए एक काउंट होगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट, यहाँ पे यूज यही है कि जो रियल रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और इस वाले इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, तभी हम लेंगे, तभी हम काउंट करेंगे। आप देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं थे, सेम थे, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं करा। ठीक है, तो चलिए हम आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करता, आप सीधा मोटा मोटा आप इतना समझ लो कि हमको ये जो हमें इक्वेशन कैसा दे रखा है, हमको ऐसा इक्वेशन नहीं देके हमको कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा है cos x secant x secant x secant x cosecant x cosec x sec x sec x sec x cosec x। हमको कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा है, हमको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसके बीच में लाई करेगा। अब देखो फिर से सुनो, मोटा मोटी हमें क्या करना है क्वेश्चन में, आप पहले समझो। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू जो निकलेगी वो इसके बीच में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि रियल और अलग अलग होने चाहिए। तो हमको बताना है कि x की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे इसके बीच में, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे हमने इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करा, अब देखो इसका रूट्स आया 2 और 3, तो कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए, तो जी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। हमको नंबर बताना है, हमको रियल रूट नहीं बताना, हमको नंबर बताना है। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें नंबर बताना है, कितने रूट्स कौन कौन से निकलेंगे ये नहीं बताना है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 ये रूट्स निकले, हमको नंबर बताना है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स निकले इस इक्वेशन के, तो 1 2 रूट निकले। उसी तरह से अगर हमको बोले इसी क्वेश्चन को अगर हम इसके लिए बात करें तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स निकले, 2 निकले। गलत हो जाएगा अगर आप 2 बोलोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिस्टिंक्ट, यूनिक होने चाहिए, यहाँ पे यूनिक नहीं है,
तो इसलिए हम एक ही काउंट करेंगे इन दोनों की जगह। ठीक है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इस वाले को। कैसे करेंगे हम सॉल्व, अब सोचो। तो हमारा वही पुराना घसीटा हुआ टेक्निक, क्या किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने की कोशिश करेंगे। पुराना जरूर है लेकिन इफेक्टिव है। ठीक है, अब देखो हम 2 0 कैसे बनाएंगे। तो पहले आप इन सारे को ऐड करो। इन सारे को अगर आप ऐड करते हो ना तो क्या बनेगा, आप जहाँ इन सारे को ऐड करोगे तो बनेगा वही कोसेक एक्स प्लस 2 टाइम्स सीकेंड एक्स। तो आप यहाँ पे ऐड करो, अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3। आप ऐसे भी ऐड करोगे सेम बनेगा। आप देखो जो भी चेंज कर रहे हो कहाँ पे कर रहे हो, C1 में कर रहे हो ना, मतलब C2 और C3 एज इट इज लिख दो, एज इट इज सीकेंड एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स सेक एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। C1 में क्या करें, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यह है C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स प्लस C2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकेंड में दैट इज सीकेंड एक्स, और प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो C1 के कॉरस्पॉन्डिंग C3 में दैट इज सीकेंड एक्स। तो यहाँ पे बनेगा कोसेक एक्स प्लस 2 सीकेंड एक्स। ठीक है, उसी तरह से आप इन सारे को ऐड करो, बनेगा कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स। इन सारे को ऐड करोगे तो बनेगा कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप यहाँ से क्या करो, कोसेक एक्स प्लस 2 सीकेंड एक्स निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो टेकिंग कॉमन कोसेक एक्स प्लस 2 सीकेंड एक्स फ्रॉम, ये कौन सा कॉलम है, तो C1 से, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस 2 सीकेंड एक्स, और पीछे बचेगा 1 1 1 सीकेंड एक्स कोसेक एक्स, ये हो गया सीकेंड एक्स सीकेंड एक्स सीकेंड एक्स कोसेक एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपने इस वाले रो में कॉलम में क्या करा, 1 1 बना लिया। अब हम यहाँ से 2 0 बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, आप फिर से सुनो, हम क्या करने वाले हैं कि इसको इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, 2 0 बन जाएगा, हम एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग अब देखो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इसको इससे माइनस करें, मतलब R2 को R2 में क्या करें, R2 को R1 से माइनस करें, एंड इसको इससे माइनस करो, मतलब इसको इससे माइनस करो, मतलब R3 को R1 से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस 2 सीकेंड एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इससे माइनस करें। अब देखो R2 और R3 में चेंज हो रहा है, R1 एज इट इज आएगा, R1 एज इट इज लिख दो, 1 सीकेंड एक्स सीकेंड एक्स। ये है R2, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 है दैट इज 1 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है कोसेक एक्स माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 है दैट इज सीकेंड है, तो कोसेक एक्स यहाँ पे लिखो कोसेक एक्स
माइनस सीकेंड एक्स। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है सीकेंड एक्स माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में जाएगी सीकेंड एक्स। ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 0। ठीक है। नेक्स्ट R3 को R1 से, ये है R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 है दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, ठीक 2 0। नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है सीकेंड एक्स माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 में है दैट इज सीकेंड एक्स। ये टर्म और ये टर्म क्या, यहाँ पर हो गया 0। नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है कोसेक एक्स माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप R1 में देखो क्या है सीकेंड एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस सीकेंड एक्स। ठीक है। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से एक्सपैंड कर दो। ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये A11 होता है। अब इन दोनों को सम करो, 1 + 1 2, 2 इवन है ना। अब देखो ये इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस, और फिर इस वाले रो से एक्सपैंड करोगे ना, तो इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करेंगे ना, क्योंकि इस वाले कॉलम में 2 0 है, तो यहाँ पे लिख दो एक्सपैंड बाय C1। ये प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अब देखो आप प्लस लोगे, ये +1 लिए, ये हो गया कोसेक एक्स + 2 सीकेंड एक्स। ठीक है। अब देखो ये +1 लिए तो इंटू +1। ठीक है, इस +1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो ये cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस सीकेंड एक्स। यहाँ पे भी सीकेंड, तो आप देखो a इंटू अगर a करोगे तो a² हो जाएगा, तो कोसेक एक्स माइनस सीकेंड एक्स, कोसेक एक्स माइनस सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर, यही कुछ बनेगा। ठीक है। अब देखो आप 1 से करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो 1 इंटू समथिंग ही रह जाएगा। नेक्स्ट 1 को इसे करोगे कोई फायदा नहीं है, कोसेक एक्स माइनस सीकेंड। ठीक है। अब देखो आप मल्टीप्लाई मत करना, आप देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 होगा, 1 से करोगे तो जो है वही रह जाएगा। तो ये क्या होगा कि कोसेक एक्स + 2 सीकेंड एक्स विच इज इक्वल टू 0। और आप देखो a इंटू बी, आप ऐसा समझो a और ये पूरा b को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है, तो क्या हो रहा होगा, दोनों में से एक पक्का 0 हो रहा होगा, या तो a या तो फिर b। तो a मतलब दिस इक्वल टू 0, और ये कोसेक एक्स माइनस सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो x है वो -π/4 से π/4 का है, और जो नंबर होना चाहिए ना वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, उस बातों का आप ध्यान रखना। तो पहले हम ये ले रहे हैं कोसेक एक्स + 2 सीकेंड एक्स विच इज इक्वल टू, आप ना इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो। कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है 1/sin, कॉस एक होता है 1/sin + 2, और सीकेंड एक्स क्या होता है, सीकेंड एक्स होता है सेक एक्स होता है 1/cos एक्स। तो सीकेंड एक्स हो जाएगा 1/cos एक्स, यहाँ पे हो गया cos एक्स विच इज इक्वल टू, इसको इधर तो ये हो गया cos एक्स + 2 sin एक्स, और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट sin एक्स cos एक्स विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, एलसीएम लिया, इसको इधर और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिया। अब इसको इधर 0 की तरफ शिफ्ट करो, दिस इंटू 0 हो जाएगा, तो ये हो गया cos एक्स + 2 sin एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा cos x विच इज इक्वल टू -2 sin x
अब इसको इधर तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स विच इज इक्वल टू -1/2। हमने इसको इधर करा है, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये हो जाएगा tan एक्स विच इज इक्वल टू -1/2। अब आप रियल रूट कैसे बताओगे? तो अभी हम एक टेक्निक है हमारे पास, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या है, आप ज़्यादा मत सोचो, अब बस जितना आप देखो नेक्स्ट ये 0 होगा, कोसेक एक्स माइनस सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये पावर 2 का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, तो माइनस सीकेंड एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो कोसेक एक्स माइनस सीकेंड एक्स विच इज इक्वल टू 0। कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स और कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम ले लो, इसको इधर कॉस एक्स, इसको इधर माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कॉस एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको इधर तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स अपॉन में कॉस, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो टैन एक्स विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप आगे कैसे करोगे? तो आप देखो हम आगे कैसे करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सॉल्व करने पर हमारे पास आया है, एक आया है tan x इक्वल टू -1/2 और एक आया है tan x इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो चीज़ें आई हैं हमारे पास सॉल्व करने पर, tan x इक्वल टू -1/2 और दूसरा है tan x इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखो आपका x कहाँ से कहाँ, आपका x जो है वो -π/4 से π/4 तक है। आपका x जो है वो -π/4 से π/4 तक है, ठीक है। यही है x जो है वो आपको -π/4 से π/4 तक है। और आपके पास दो चीज़ें दी रखी है, एक आ रहा है आपका tan x इक्वल टू -1/2 और tan x इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो बातें आ रही है। तो आप क्या करो, अगर हम tan x का ग्राफ बनाए तो tan x का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे होता है π/2, ठीक है। यहाँ पे होता है -π/2, इसी तरह से यहाँ अगर 3π/2 है, यहाँ पे पाई, ये होता है एजेम्प्टोट। कुछ ऐसा ही tan x का ग्राफ होता है। हमको कहाँ से कहाँ तक बनाना है, अब देखो ये जो होता है ये x होता है, ये वाला लाइन जो होता है x होता है। तो हमको ना बेसिकली -π/4 से π/4 तक बनाना है। मतलब हमको यहाँ से हम ये बोल देते हैं -π/4, ये होता है π/4। हमको बस बेसिकली इतना सा ग्राफ बनाना है। आप देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमको बस इतना सा ही ग्राफ बनाना है। हमने इसको π/4 बोल दिया, हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं ये π/4 है, ये -π/4, तो हमको बस इतना सा ग्राफ बनाना है। तो अगर हम इतना सा ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये है π/4, ये है -π/4। अब देखो हमको x जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में लेना है। तो अब ग्राफ बनाओ, ये अब देखो हमने यहाँ पे डॉट कर दिया, मतलब हम रुक गए, ये आगे रुक गए। और आपको पता है tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, और tan -π/4 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1। ये बन गया y इक्वल टू tan x का ग्राफ, ये बना y इक्वल टू tan x का ग्राफ। तो आप देखो हमको बनाना tan x इक्वल टू -1/2, तो आप इसको y के इक्वल ले लो, y इक्वल टू tan x
बना दिया। फिर इसको y के इक्वल ले लो, y इक्वल टू -1/2। -1/2 कहाँ पर आने वाला है? -1 यहाँ पे, -1/2 यहाँ पर आएगा। आप ड्रॉ करो। अब देखो y इक्वल टू -1/2, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन बना दो -1/2 से, ये हो गया। अब देखो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब देखो, अच्छा एक पॉइंट पे कट करा तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ। मतलब जितने, मतलब ये दोनों ग्राफ, आप दोनों, आप इसको y इक्वल टू लिया, इसको y इक्वल टू लिया, दोनों का ग्राफ बनाया, और और वो दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। आप फिर से सुनो मैंने क्या कहा, आप फिर से सुनो और आराम से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, टाइम लेके सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, और जो चीज़ें सीखना चाह रहे हैं वो सीख के ही जाएंगे। अब देखो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था। कौन दोनों इक्वेशंस भाई? भैया कौन सा दो इक्वेशन? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है। हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ऐसी x की वैल्यू निकालनी थी जो x जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल था, -π/4 से π/4 के बीच में निकालनी थी। तो हमने ग्राफ जो है वो -π/4 से π/4 बना लिया। ये x का लाइन होता है ना, तो इसके लिए बनाया। अब आपको पता है tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इतना बड़ा सा होता है, पूरा रियल नंबर पर डिफाइंड होता है। हमको पूरा रियल नंबर से कोई मतलब लेना देना नहीं था। हमने क्या करा, ये है -π/4, यहाँ से π/4, तो यहाँ से कट करके इतना सो ग्राफ निकाल के बना दिया, ठीक है। कुछ नहीं करा, यहाँ से काटा, इतना सा लोग को यहाँ पे लिख दिया, इतना सा थोड़ा सा काट के यहाँ पे लाके चिपका दिया, ऐसा समझो। बस हमको इतना सा चेक करना था। π/4 पर tan π/4, यहाँ पे π/4 आप डाल लो, tan x का ग्राफ था ना, tan π/4, x के जगह π/4 डालो, 1 आ जाएगा, तो 1 है ये वाला, यहाँ पे 1 आ रहा है। उसी तरह से -π/4 डालोगे, -1 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मैं समझा पा रहा हूँ आपको। देखो मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है, ठीक है। अब देखो फिर हम क्या करें, y इक्वल टू tan x, ये चीज सॉल्व करना नहीं ये वाला, तो इसके लिए हम क्या किया, y इक्वल टू tan x ले लिए, और y, इसको y अलग से y माने, इसको अलग से, और दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाए, और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा हमारे पास। आप फिर से सुनो कि हमने इन दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाना है, और ये दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाने के बाद वो दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो दोनों ग्राफ को अलग अलग बनाने के बाद वो दो ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा हमारे पास, ठीक है। तो एक पॉइंट पर ग्राफ, तो एक सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिला, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से y इसके लिए, तो इसके लिए y इक्वल टू tan x वगैरह ऑलरेडी हम बना के रखे, सेम में बनाएंगे, कुछ अलग से नहीं करने जा रहे हैं। फिर y इक्वल टू 1, ये रहा 1, यही तो है 1, एक पॉइंट पर कट करा, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो टोटल कितने पॉइंट्स मिले, तो 2, तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाना है। तो एक बार मैं चेक कर लूँगी, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लगा कि हमने कैसे सॉल्व करा है, ठीक है। और आप देख लो ना, दोनों डिस्टिंक्ट है, एक तो यहाँ पर आ रहा है ना, आप देख लो, एक यहाँ पर कहीं आएगा, एक के लिए ये कोई वैल्यू है। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, अगर हमें कोई बोल दे कि आप निकालो, हमें यहाँ पे नंबर पूछा तो हमने सीधे नंबर बता दिया, लेकिन अगर आपको बोले x की वैल्यू निकालो, तो एक कंपेयर, आप देखो x क्या है, ये है x, यही होता है ना x, ये हो गया x इक्वल टू π/4, और यहाँ का तो हम अभी फिलहाल नहीं बता सकते कि tan -1/2 कब होता है, ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ, मतलब एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा है, क्वेश्चन बोल रहा था, शुरू से करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक रियल रूट बताओ इस इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन था, हमने सॉल्व करा,
लेकिन कुछ ऐसा बताना कि जो आपका x है वो इस इंटरवल के बीच में। हमने सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करा। अब देखा इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल था, तो दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके हमने टैक्स x इक्वल टू -1/2 लाया और tan x इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना था। अब देखो tan की 2 वैल्यूज आई ना, तो आप 2 पे टिक करते, कोई गलती नहीं होती, सही हो जाती, वो भी आप कर सकते थे। फिलहाल हम एकदम फील लेके चलेंगे कि हमने कैसे 2 आएगा। अगर आप इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि दोनों सेम वैल्यू आ जाता, बिल्कुल एक -1/2 था, एक 1/2 था, तो दोनों तो सेम नहीं आने वाला था, तो आप 2 करके आते वहीं से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम फिर भी फील लेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ अलग से बनाया, इसका ग्राफ अलग से बनाया, इसका ग्राफ अलग से बनाया, इसका ग्राफ अलग से बनाया। और मैंने आपको क्या बताया, हम जैसे हम इसका ग्राफ अलग से बनाएंगे, इसका ग्राफ अलग से बनाएंगे, और ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। इसका ग्राफ अलग से बनाएंगे, इसका ग्राफ अलग से बनाएंगे, और जितने नंबर ऑफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से सेम हम यहाँ के लिए कर लेंगे, तो देखा टोटल दो सॉल्यूशन मिले, तो 2 बार कट करा तो 1 और 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। एक यहाँ से कट करा था और एक यहाँ से करा। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लगा होगा क्या करा हमने।